इस फिल्म की शुरुआत में हम एक राजकुमार को देखते हैं जिसने अपने महल को बहुत सुंदर बना रखा था। वह अपने महल में सुंदर लड़कियों के लिए बड़े बड़े आयोजन किया करता था। एक रात एक तेज तूफान आता है। उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बदसूरत महिला राजकुमार के महल में आ जाती है। जाहिर है वह महिला बदसूरत थी, इसलिए उसकी शक्ल सूरत आकर्षक नहीं थी। वह बदसूरत महिला राजकुमार को सम्मानित करते हुए उसे एक गुलाब का फूल भेंट देती है। राजकुमार सोचता है कि यह महिला बदसूरत है और उसकी स्थिति भी खराब है, इसलिए वह उसका मजाक उड़ाने लगता है और हंसते हुए उस महिला का अपमान करते हुए उसके फूल को फेंक देता है। बदसूरत महिला राजकुमार को समझाने की कोशिश करती है कि सुंदरता कभी भी किसी के चेहरे पर नहीं होती, बल्कि वह इंसान के दिल में होती है। लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक वह बदसूरत महिला एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। असल में वह बदसूरत महिला एक जादूगरनी थी जो राजकुमार को परखने के लिए बदसूरत रूप में आई थी। वह जादूगरनी समझ चुकी थी कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए जो फूल उसे दिया गया था वह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई फूल था। उस जादूगरनी ने प्रिंस को यह शाप दिया कि अगर प्रिंस को उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार नहीं हुआ और वह भी प्रिंस से प्यार करे तो वह हमेशा के लिए जानवर बना रहेगा। अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंस इंसान नहीं बन सकेगा। सालों बीत जाते हैं, लेकिन उस महल में कोई नहीं आता। फिर हमें महल के करीब एक गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल है। बेल को किताबें और कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। बेल के पिता एक डिजाइनर है। उसी गांव में एक और लड़का है जिसका नाम गैस्टन है। गैस्टन बेल से शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वह एक घमंडी इंसान है। गैस्टन बेल को अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी कोशिशें हमेशा नाकाम रहती हैं। एक दिन बेल की पिता को कहीं जाना था और जिस रास्ते से उन्हें जाना था वह एक जंगल था। रास्ते में उन्हें आग लगी हुई दिखाई दी, लेकिन वहाँ एक और रास्ता भी था जहाँ वे मुड़ सकते थे। पिता अपने घोड़े पर सवार थे, लेकिन तभी उन्हें जंगल से बेड़ियों की आवाज सुनाई दी और वही बेड़ियाँ उनका पीछा करने लगी। पिता अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं और भागते भागते वे एक महल के पास पहुँच जाते हैं। जब पिता महल के अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, हालांकि ऐसा लगता है कि महल में कोई रहता है। वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थी और मेज पर खाना रखा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर पिता खाने लगते हैं, लेकिन फिर एक हैरान करने वाली चीज होती है। वहाँ पर जो कबूतर होता है वह पिता से बात करने लगता है। पिता समझते हैं कि यह कोई आत्मा है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वे कहते हैं मैं तुमसे नहीं डरता और वहाँ से भाग जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह कबूतर कैसे बोल पाया। असल में बात यह है कि वहाँ यानी महल में जितनी भी चीजें पहले थी वे सभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगर की कर्ज के कारण वे सब चीजों में बदल गए। बैल का पिता भागते हुए बगीचे में आता है और वहाँ बहुत सुंदर फूल देखता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी बैल ने अपने लिए फूल मंगवाए हैं, इसलिए वह एक फूल तोड़ लेता है। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। जब बैल देखती है कि घोड़ा अकेला आया है और उसके पिता नहीं आए तो वह तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए बैल अपने पिता को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा बैल को महल में ले जाता है जहाँ बैल के पिता को कैद करके रखा गया था। जब बैल महल के अंदर जाती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। बैल वहाँ काफी आवाजें लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह आवाजें सुनती है, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आता। बैल उस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसके पिता को कैद किया गया था। उसके पिता उसे बताते हैं कि यह पूरा महल जिंदा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे सजा देने के लिए यहाँ कैद कर दिया। लेकिन जैसे ही बैल वहाँ से निकलने की कोशिश करती है बीस्ट वहाँ आ जाता है। बैल उसे देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि वह काफी खतरनाक और डरावना लग रहा था, लेकिन बैल बीस्ट को यह नहीं दिखाती कि वह डर रही है। वह कहती है कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है, लेकिन बीस्ट नहीं चाहता कि वह अपने पिता से मिले। बैल बीस्ट से कहती है कि तुम कितने निर्दयी हो, एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक फूल तोड़ा है और ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें नहीं कहा था, इसलिए मैं हर हाल में अपने पिता से मिलूंगी। बीस्ट उसे बताता है कि अगर यह दरवाजा एक बार खुल गया और फिर बंद हो गया तो यह कभी नहीं खुलेगा। यह कहते हुए बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बैल अंदर जाती है और अपने पिता से मिलती है, लेकिन वह अपने पिता को बाहर की तरफ धकेल देती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। अब बीस्ट के अनुसार वह दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा। बैल अब अपने पिता की जगह पर कैद हो गई थी। इसके बाद बेस्ट बैल के पिता को वहाँ से ले जाकर आजाद कर देता है। अब बैल वहीं कैद रहती है, लेकिन जब बीस्ट वहाँ नहीं होता तो एक गाड़ी और उसे एक अलग कमरा देने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि बैल ही वह लड़की हो सकती है जो उन्हें इस बंधन से मुक्त कराएगी। वे बैल को रहने के लिए एक कमरा देते हैं। जब बीस्ट को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है।
वह गाड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है और उन पर नाराज होता है। तब वे दोनों कहते हैं कि शायद यही वह लड़की है जो हमें इस घर से आजाद कराएगी। उन्हें सलाह देते हैं कि बीस्ट को बेल के करीब जाना चाहिए, उसे प्रभावित करना चाहिए और उससे प्यार करना चाहिए। बीस्ट को यह सुनकर गुस्सा आता है और वह उनसे कहता है कि क्या वे पागल हो गए हैं कि वह एक चोर की बेटी को खाने के लिए आमंत्रित करे। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके साथी उसे काफी जोर देते हैं तो वह इस बात के लिए मान जाता है। कर्ज होने का कारण कोई और नहीं बल्कि बीस्ट है। बीस्ट बेल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई अनुरोध मत समझना। बेल जवाब देती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे पिता को कैद किया, फिर मुझे बंदी बना लिया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है, जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है, चाहे मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। इस पर बीस्ट कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं तुम्हें भूखा ही मारूंगा। अब मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगा और तुम भूख से मरोगी। बेल फिर भी दरवाजा नहीं खोलती और बीस्ट वहाँ से चला जाता है। जिस तरह से बेल ने बीस्ट को जवाब दिया, उसे देखकर वहाँ की सभी कर्ज चीजें हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगी। उस फूल पर बहुत ही थोड़ी पंखुड़ियाँ रह गई हैं और वे भी जल्दी ही गिर जाएंगी। फिर हम देखते हैं बेल के पिता को, जो वापस अपने गांव में आ चुके हैं। वे सबको बता रहे होते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है और वहाँ पर एक बीस्ट है रहता है और वहीं पर मेरी बेटी फंस गई है। लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वे इसे सिर्फ एक कहानी समझ रहे थे। लेकिन गैस्टोन, जो बेल से शादी करना चाहता था, बेल के पिता को प्रभावित करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ और तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। फिर गैस्टोन और उसका एक साथी बेल के पिता के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस रास्ते पर बेल के पिता गए थे वह कहीं नहीं मिलता। गैस्टोन इस बात पर काफी नाराज हो जाता है और बेल के पिता से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई बीस्ट नहीं होता। गैस्टोन यह भी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूँगा। इस पर बेल के पिता कहते हैं कि तुम्हारी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गैस्टोन को बहुत गुस्सा आता है। वह बेल के पिता के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें एक ट्रेन के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी बीस्ट वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी क्या करने वाली थी, अभी हम सब मारे जाते हैं। बेल वहाँ आकर बीस्ट से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बेल रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। गोड भेड़ियों का सामना करता है और उन्हें काफी मारता है। बीस्ट उन सभी भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वह खुद भी घायल हो जाता है। जब बेल गोड पर बैठकर वहाँ से जाने वाली होती है तो वह देखती है कि बीस्ट लड़ाई करते हुए खड़ा हो जाता है। बेल उसे अपने साथ गोड पर बिठाकर पैलेस में वापस ले आती है। बेल एक बार फिर से उसी पैलेस में लौट आती है और पैलेस की सारी चीजें उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वे चाहती थी कि बेल और बीस्ट एक दूसरे से प्यार करें, जिससे कर्ज खत्म हो जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। वे बेल को पूरी कहानी नहीं बताती, नहीं यह बताती है कि वे इस कर्ज से कैसे मुक्त होंगी, बल्कि सिर्फ यह बताती है कि जब उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बीस्ट हमेशा के लिए बीस्ट ही रहेगा। बेल बीस्ट को बैंडेज लगाती है। जब बेल बीस्ट के पास होती है तो वह एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल का किताबों, कहानियों और कविता में बहुत ज्यादा रुचि थी। लेकिन उस शेर को बीस्ट जब यह बात पूरी करता है तो बेल को यह काफी हैरान कर देता है। बेल उससे पूछती है कि क्या तुम भी कविता पढ़ते हो? बीस्ट जवाब देता है कि वह प्रेम कहानियाँ और प्यार मोहब्बत की कविताएं नहीं पढ़ता, बल्कि उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और कविता के बारे में उसे काफी ज्ञान है। इस पर बेल कहती है कि उसे प्यार मोहब्बत की बातें और कहानियाँ बहुत पसंद है। बीस्ट कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत में बहुत रुचि है। अगर तुम कुछ पढ़ना चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। फिर बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है, जो काफी बड़ी होती है। वहाँ बहुत सारी किताबें होती हैं, जिन्हें देखकर बेल काफी चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है, क्योंकि गांव में उसे पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं मिलती थी और यहाँ उसे इतनी सारी किताबें मिल गई हैं। बीस्ट कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो। यह सुनकर बेल बहुत खुश हो जाती है। फिर समय के साथ वे एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं और उनकी दोस्ती बढ़ जाती है। वे एक दूसरे के बारे में अपनी पसंद नापसंद भी जानने लगते हैं। दोनों मिलकर खाना खाते थे और फिर बीस्ट बेल को गाना सुनाता है। वह बेल को एक जादुई किताब दिखाता है, जिसे उसे एक जादूगरनी ने दिया था। वह बताता है कि इस किताब की मदद से हम किसी भी समय में जा सकते हैं, जैसे कि अतीत या भविष्य में। बेल उस समय में जाना चाहती थी जब उसने अपनी माँ से आखिरी बार मुलाकात की थी। जब बेल उस समय में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक संक्रमण हो गया था, इसलिए उसकी माँ ने उसके पिता से कहा था कि वे बेल को हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएं।
ताकि उसकी बेटी को यह संक्रमण न हो। यह जानकर बेल बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। फिर वे वर्तमान समय में वापस लौट आते हैं। कैंडलस्टैन बीस्ट से कहता है कि उसे बेल से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। बीस्ट कहता है कि बेल कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडलस्टैन उसे मनाने की कोशिश करता है। बीस्ट के सभी साथी भी इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। पहले वे बीस्ट को तैयार करते हैं और फिर बेल को। बेल को डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वे दोनों डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बेल के पिता अपने गांव लौट आते हैं और सबको बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भीड़ उन्हें खा सके। बेल के पिता के साथ आस्था भी होती है, लेकिन गैस्टोन इस बात से इनकार करता है। वह कहता है कि बेल के पिता झूठ बोल रहे हैं और उन पर शैतान का साया है, जिससे वे पागल हो गए हैं। वह यह भी कहता है कि आस्था की गवाही कोई महत्व नहीं रखती क्योंकि वह पहले ही गांव से बाहर निकल चुकी है। गैस्टोन का साथी भी झूठ बोलता है और कहता है कि गैस्टोन जो कह रहा है वह सही है। इस कारण गांव वाले गैस्टोन की बातों पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि बेल के पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन पर शैतानी साया है। इसी वजह से वे बेल के पिता को पकड़ लेते हैं। फिर हम पैलेस में देखते हैं जहां बीस्ट और बेल डांस कर रहे होते हैं और उन्हें डांस करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। बीस्ट बेल से कहता है कि वह इन भावनाओं को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, जैसे उसे बताया गया था। बेल कहती है, मेरे पिता ने मुझे डांस करना सिखाया। बीस्ट उससे पूछता है कि क्या वह अपने पिता को याद करती है, जिस पर बेल कहती है कि हाँ, वह अपने पिता को बहुत याद करती है। बीस्ट के पास एक जादुई शीशा होता है, जिसकी मदद से वह हर उस व्यक्ति को देख सकते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं। उस शीशे में वह बेल को उसकी पिता दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने उसकी पिता को बंदी बना रखा है। यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। बीस्ट कहता है कि तुम्हारी पिता को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ ही बीस्ट बेल को वह जादुई शीशा भी दे देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस शीशे में मेरी इस बदसूरत शक्ल को देख लेना। इसके बाद बेल अपनी पिता को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है और अब बीस्ट पैलेस में अकेला रह गया था। बीस्ट बेल को बहुत याद कर रहा था क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन अब वह काफी दूर जा चुकी थी। अब जब बेल चली गई थी तो उनका श्राप वैसा ही रहेगा और वे हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इस बात को लेकर बीस्ट और उसके बाकी साथी काफी दुखी हो जाते हैं। बेल अपने गांव में पहुंच जाती है। बेल अपने पिता को दिखाती है कि सभी ने उन्हें कैद कर रखा है। वह सबको बताती है कि उसके पिता की बातें सच थी। जंगल में एक महल है और वहाँ एक जानवर रहता है, लेकिन गांव वाले बेल की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब वह जादुई में सबको उस जानवर को दिखाती है। जानवर को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बेल उन्हें बताती है कि वह जानवर खतरनाक नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। गैस्टोन यह सुनकर समझ जाता है कि बेल अब उस जानवर से प्यार करने लगी है, जिससे वह जलन महसूस करता है। वह सबको भड़काने की कोशिश करता है कि जानवर ने बेल पर जादू कर दिया है। वह कहता है कि बेल को भी उसके पिता के साथ कैद कर दो। फिर वह गांव वालों को उकसाता है कि हमें मिलकर उस महल में जाना चाहिए और उस जानवर को मार डालना चाहिए, वरना वह गांव में आकर सबको खत्म कर देगा। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव महल की तरफ चल पड़ता है। जब गांव वाले जानवर को मारने के लिए महल में पहुंचते हैं, तब जानवर के साथी उन पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि वे इंसान नहीं थे बल्कि निर्जीव चीजें थी। इस बीच गैस्टोन जानवर के पास पहुंच जाता है, लेकिन जानवर बहुत उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गैस्टोन जानवर से कहता है कि वह क्या समझता है, बेल तुमसे प्यार करती है, बल्कि उसने तुम्हें मारने के लिए हमें बेचा है। यह कहते ही वह जानवर पर गोली चला देता है और जानवर गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले वह एक टोपी पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टोन दूसरी गोली चलाए, बेल वहां आ जाती है और गैस्टोन का हाथ पकड़ लेती है। इस लड़ाई में गैस्टोन भी गिर जाता है और उसकी बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। जानवर ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल वह आवाज देती है और बीस्ट को बताती है कि उसने ग्वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। बेल को वहाँ देखकर बीस्ट की हिम्मत बढ़ जाती है और वह गैस्टोन का सामना करना चाहता है। वह गैस्टोन के पास पहुँचता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है, उसे हवा में उठा देता है। बीस्ट गैस्टोन को काफी ऊंची दीवार से फेंकने ही वाला होता है, जिस पर गैस्टोन उससे बहुत विनती करता है कि कृपया उसे मत फेंको, उसे छोड़ दो। बीस्ट उससे कहता है कि वह बीस्ट नहीं है। यह सुनकर बीस्ट गैस्टोन की जान छोड़ देता है और कहता है कि वह यहाँ से चला जाए। गैस्टोन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट बेल के पास लौट आता है। मौका पाकर गैस्टोन पीछे से बीस्ट पर गोलियां चलाता है, जिससे बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन जिस जगह पर गैस्टोन खड़ा था वह जगह टूट जाती है और वह भी नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण गैस्टोन की मौत हो जाती है। बीस्ट की हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल होता है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है।
बेल बीस्ट से कहती है कि अब से वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी, जिस पर बीस्ट कहता है लेकिन अब मेरा जाने का समय हो गया है। इस पर बेल कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और हम देखते हैं कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वह पंखुड़ी गिरती है, बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है और वहाँ उसके सारे साथी यानी वह चीजें भी अचानक बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ बेल भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। वह बीस्ट से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बीस्ट के करीब आ जाती है। तभी वहाँ एक था भी आ जाती है जिसे गांव के लोगों ने निकाल दिया था। असल में बात यह थी कि वह जादूगरनी नहीं बल्कि एक था थी। वह देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वह लड़की भी अब बीस्ट से प्यार करती है, यानी अब वह श्राप खत्म हो गया है। देखते ही देखते बीस्ट के चारों ओर रोशनी चमकने लगती है और वह एक खूबसूरत प्रिंस में बदल जाता है। यह देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, पास आते हैं और गले लगाते हैं। और पेलस की जितनी भी श्रापित चीजें थी वे अब इंसान बन गई थी, यानी अपने असली रूप में लौट आई थी। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पेलस में सब लोग डांस कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस फिल्म का सुखद अंत हो जाता है।